हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का एक और लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं। इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया इस वाले लेक्चर को अपलोड करने में। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने लिखा है। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने हैं। एक तो मैंने बताया इनपुट आउटपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं या सीपीयू, ठीक है ना। उसके बाद स्टोरेज, ठीक है ना। ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये हमने पिछले दो लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे। उसके बाद सीपीयू, अब स्टोरेज। उसके बाद इससे क्या होगा, हमारा जो एक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो भी एक तरीके से कंप्लीट होगा, और जो हार्डवेयर है वो भी कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब सीपीयू में देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये आने की संभावना है। ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर किसे हम कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, या इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर स्टोरेज होती है, फिर आउटपुट होता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है, मैंने आपसे कहा था ये सीपीयू में होता है। उसमें एएलयू लगे हुए होते हैं, रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, कंट्रोल यूनिट लगे होते हैं, कंट्रोल यूनिट में बसेस होते हैं। तो उस वक्त मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई थी क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए आज ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी है ये। ऑल्सो प्लेज रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। ये करता क्या है, एक तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर में डाटा को लाना, डाटा को प्रोसेस करके उसको फिर भेजना इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन सारे चीज़ों को मतलब एक साथ इन अ डिसिप्लिन मैनर में रखना, प्रोसेस करना, ये किसका काम है? सीपीयू का। ये इट्स अ फैब्रिकेटेड सर्किट, बिल्कुल एक सर्किट की तरह है ये सीपीयू। एक बिल्कुल मान लो एक मदरबोर्ड जो है, इसमें वायर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ ऐसे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। ये पूरा कंपोनेंट जब बनता है तो उसको हम एक ही नाम देते हैं सीपीयू। मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सीपीयू लगा हुआ होता है। इट हैंडल्स ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। जो भी आप इसको देते हो या जो भी ये फिर उसके बाद ये भेज देता है आउटपुट डिवाइसेस में, इन सारे कामों को अपने ऊपर ले लेना, ये किसका काम है? सीपीयू का काम है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसके यूजेस क्या है, मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करना, या डाटा को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम इनपुट टू मेन मेमोरी उसके या इंटरनल मेमोरी में, या आउटपुट डाटा को फ्रॉम रजिस्टर्स टू मेन मेमोरी में भेजने के लिए, ठीक है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम है, तो सीपीयू ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इसे कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। करता क्या है, ये मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग कर लेता है ये, ठीक है ना। ये एक सर्किट, फैब्रिकेटेड सर्किट होता है, आईसीज़ का होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का होता है ये, जिसका नाम हमने रखा है माइक्रो प्रोसेसर। ये मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में डिटेल्स में समझाया था। तो यूजेस इसमें इतने नहीं आएंगे। तो चलिए पार्ट्स ऑफ सीपीयू। अब जो ये सीपीयू है, इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट, ये हो गया मेमोरी, स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। ये वाला पार्ट हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया इनपुट। अब जो बीच में प्रोसेसिंग वाला बचता है उसको कहते हैं हम सीपीयू, ठीक है ना। इसमें रजिस्टर्स यानी एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर सारे इसी में फिट होते हैं, ठीक है ना। अब जो ये बसेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो ये एक तरीके का वायर्स है, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ सीपीयू: एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, ठीक है ना। पहले हम पढ़ते हैं एएलयू। इसका खाली एक ही काम है, बस आप ये दिमाग में
रखिए कि इसका एक ही काम है कैलकुलेशंस कर लेना, कैलकुलेशंस कर लेना। जैसे कौन कौन से कैलकुलेशन कर लेगा ये अभी हम देखते हैं। एक तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर लेगा, जैसे प्लस कर लेना, ठीक है ना, माइनस कर लेना, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना, या सब्ट्रैक्शन कर लेना, या डिवीजन कर लेना, ठीक है ना। ये सारा काम कौन करता है? ALU। एक तो हो गए ये। और लॉजिकल ऑपरेशंस, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैंने आपको समझाया, प्लस माइनस, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड, और, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस कौन परफॉर्म कर लेता है? ALU। तो अब इन शॉर्ट हम क्या देखते हैं कि ALU के दो ही फंक्शंस है, या इसके दो ही काम है। एक तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर लेता है, ये आप याद रख लीजिए, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना, दो ही काम। बस ये सारा झंझट आप याद मत रखिए, बस दो ही काम है, अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसको हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी एक्यूमुलेटर कहते हैं हम, ठीक है ना। वर्क्स ऑन कैलकुलेशन, पहले ही मैंने बताया खाली कैलकुलेशंस कर लेता है ये। बाइनरी डाटा इज़ द एक्चुअल डिमांड ऑफ ALU। मैंने आपको बताया, अगर आप जैसे आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े, मैंने आपको बताया कि इसमें लैंग्वेज ये होती है, वो होती है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने देखा कि कंप्यूटर जो भी या मशीन जो भी ये लैंग्वेज समझती है, वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीन लैंग्वेज। उसमें कौन सा डाटा होता है? बाइनरी डाटा। मैंने आपको बताया ना, ये कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझती है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी डाटा समझती है। बाइनरी डाटा 101, ठीक है ना, 100, 101, ठीक है ना, 111, ये बाइनरी डाटा कौन समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये बाइनरी डाटा किसका डिमांड है? किसकी डिमांड है? ALU का। मतलब इन शॉर्ट हम कहते हैं कि कंप्यूटर में जो मशीन लेवल लैंग्वेज जो बाइनरी डाटा समझती है, वो किसको चाहिए एक्चुअल में? वो किसकी ज़रूरत है? वो ALU की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एक्चुअल बाइनरी डाटा का जो एक्चुअल डिमांड है, वो किसकी डिमांड होती है? ALU की, क्योंकि इसी की वजह से फिर ये ऑपरेशंस कर पाता है, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए CU कंट्रोल यूनिट की तरफ, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ये याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। ALU को CU उसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को। अब इसमें जो CU है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। बेसिकली ऑल रजिस्टर्स आर इन CU। जो सारे रजिस्टर्स है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि रजिस्टर्स पार्ट है किसका? मेमोरी यूनिट का। हाँ, बेशक ये मेमोरी है, लेकिन ये पार्ट मेमोरी का नहीं है, ये कंट्रोल यूनिट का पार्ट है, ठीक है ना। रजिस्टर्स किस में होते हैं? कंट्रोल यूनिट में। या अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि रजिस्टर्स किसका पार्ट है, उसमें ऑप्शन दिया होगा, जैसे मेमोरी यूनिट दिया होगा, इनपुट दिया होगा, आउटपुट दिया होगा, और दिया होगा CPU। तो आप सोचोगे इसमें तो CU है ही नहीं, लेकिन CU भी किस में आता है? CPU में, या CU या CPU, ठीक है ना। लेकिन मेमोरी का यूनिट या स्टोरेज के जैसे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होगी, उसका पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए, सिलेक्ट एंड इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये करता क्या है? ये एक्चुअल में कंट्रोल कर लेता है। मान लो ये एक सुपरवाइज़र है, ठीक है ना, बिल्कुल सुपरवाइज़र की तरह ये काम करता है, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर्स में पहले से ही हर एक कंप्यूटर में पहले से ही इंस्ट्रक्शंस, मान लो आज के कंप्यूटर्स में तकरीबन 200 इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस फिट किए हुए होते हैं, तभी तो वो काम करेगा। उसके अगर इंस्ट्रक्शंस ना हो या प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस उसमें ना हो, तो बिल्कुल वो एक डब्बा है, बिल्कुल एक वो डब्बा ही है, समझ लो। तो उससे आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, एक मतलब यूजलेस मशीन है वो फिर। तो इन इंस्ट्रक्शंस को काम करना या इनको चलाना, ठीक है ना, किस पे आधारित है या किस पे कंट्रोल है? ये कौन कंट्रोल कर लेता है उनको? CU कंट्रोल यूनिट। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंट्रोल यूनिट। ऐसा यूनिट जो इन प्रोग्राम्स को, जो कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम्स है, ठीक है ना, या इंस्ट्रक्शंस,
या कोडिंग जो होती है उनमें, उन सारे चीज़ों को कौन कंट्रोल कर लेता है? CPU। डियर फॉर दिस इट यूजेस, इसके लिए कंट्रोल करें तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? ये किसी स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का यूज़ करता है, यानी ये इन रजिस्टर्स की मदद लेके सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का एंड डिकोडर्स, कुछ डिकोडर्स और छोटे मोटे रजिस्टर्स भी होते हैं, विच डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करें फॉर रन एंड एग्जीक्यूशन। अब ये डिकोडिंग मैं आपको समझाऊंगा आगे स्लाइड्स में। पहले हम इसकी तरफ नज़र करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें ये CPU में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो रजिस्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। एक तो ALU मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना, और कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया। इसमें रजिस्टर्स होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स? एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस, और ये छोटे मोटे रजिस्टर जैसे MAR, MDR, ठीक है ना, एंड IR एंड PC, ठीक है ना, और बसेस मैं आपको समझाऊंगा। बस आप ये पिक अपने दिमाग में याद रख लीजिए। अब आते हैं रजिस्टर्स की तरफ, क्योंकि कंट्रोल यूनिट तो हमने पढ़ा, ये कंट्रोल कर लेता है सारे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है ना। ALU बताया, मैंने आपको बताया ये काम कर लेता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब CU में मैंने आपको बताया, अब तीसरा पार्ट हमारा था रजिस्टर्स, लेकिन मैंने आपको बताया रजिस्टर्स किस में होते हैं? CPU में, ठीक है ना। तो चलिए रजिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ये एक सीक्वेंस ऑफ बिट की तरह होता है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस ऑफ बिट है क्या? चलिए समझते हैं। यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। मान लो आपके पास कंप्यूटर है, आपने घर में अपना कंप्यूटर खोला, यहाँ पे कीबोर्ड लगा हुआ है, आपने कुछ टाइप किया, आपने सपोज़ आपको कुछ काम करना है MS DOS पे या MS Excel पे, MS Word पे, किसी पे भी आपको काम करना है, ठीक है ना। जब आपने काम किया, आप लिखते हो, तो वो डाटा कौन स्टोर करता है? फॉर टेम्पररी बेसिस, ठीक है ना। वो टेम्पररी पहले स्टोर कर लेता है, कौन? यही रजिस्टर से स्टोर कर लेते हैं। यानी ये इसको बोलते हैं कि चलो कुछ थोड़ी देर के लिए आप अपना जो ये डाटा है, यूज़र्स को ये बोलते हैं या डिवाइसेस को बोलते हैं, जो थोड़ा सा आप कुछ देर के लिए आप ये जो डाटा आपके पास है ये मैं अपने पास रख लेता हूँ, ताकि अगर आपको मतलब डाटा कंप्लीट अपना काम करने के बाद अगर आपको याद आ जाए कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है या किसी लाइन को बोल्ड करना है, किसी को कुछ करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जब ये होता है तो उसके बाद हम आराम से इसको आउटपुट में ले सकते हैं, चाहे सेव करें या मैंने आपको बताया प्रिंटर के ज़रिए हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ले लें, ठीक है ना। तो चलिए, टेम्पररी यानी इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी बेसिस पे ये होल्ड कर लेता है, स्टोर कर लेता है। होल्ड का मतलब स्टोर कर लेता है। रजिस्टर्स आर ए पार्ट ऑफ CPU, नॉट मेन मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी। अभी मैंने आपको समझाया था ये पार्ट CPU का है, न कि मेमोरी का। लेंथ ऑफ रजिस्टर्स इज कॉल्ड वर्ड साइज और मल्टीपल बाइट और वर्ड लेंथ। मतलब क्या है इसका, समझाते हैं। ये देख लीजिए आप, आपके पास ये मेमोरी रजिस्टर पड़ी है, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, बिल्कुल। मैंने आपको बताया आजकल जो आपके पास लैपटॉप्स होते हैं, आप कहते हो ये कोई कहता है आपसे क्या आपने कौन सा लैपटॉप लाया, आप कहते हो मैंने लिनोवो का लाया या HP का, तो फिर कहते हैं कितने बिट का है, 32 या 64 का, आप कहते हो यार 32 बिट का है, ये 32 बिट्स का है। तो इस 32 बिट्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है 2⁻32 वर्ड्स, ठीक है ना। इतने वर्ड्स आप इसमें फिट कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका, मान लो ये आपकी मेमोरी, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कोई एक बिट होगी, मान लो 32 वाली बिट होगी, ठीक है ना, 32 वाली बिट होगी, तो इसके बाद दूसरी बिट होगी, इसके बाद तीसरी बिट होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि जो आपके रजिस्टर्स की लेंथ होती है वो वर्ड साइज़ के बराबर होती है। वर्ड साइज़ होता क्या है, मल्टीपल बाइट्स। अब हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम देखें तो हम क्यों कहते हैं कि रजिस्टर्स की लेंथ या इसकी स्टोरेज वर्ड साइज़ है, हम बाइट में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि बाइट पहले मतलब जब आए थे तब बात करते थे। अब मान लो आपके पास 8 बिट है, ठीक है ना, अगर आप बिट की बात करें या बाइट की बात करें, लेकिन आजकल आप देख सकते हो हमारे पास 32 है, 64 है, ठीक है ना।
बहुत सारे हैं, तो इनको कौन फिट करेगा? इसके लिए हमें चाहिए एक कॉमन वर्ड, वो है वर्ड साइज, ठीक है ना। तो वर्ड साइज क्या है, इसमें मल्टीपल बाइट्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो 8 बिट का मतलब इसमें खाली 8 बिट ही है, ठीक है ना। लेकिन जो ये वर्ड साइज है ये हर एक चीज़ को कवर कर लेता है, ठीक है ना। इट्स लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स इट कैन स्टोर, यानी ये कितने बिट्स को स्टोर कर सकता है उतनी ही इसकी लेंथ होती है। जितने बिट्स को ये स्टोर कर लेता है, मान लो मैंने आपको बताया 32, मतलब ये कितने बिट्स को स्टोर कर लेता है? 32 को, मतलब 2⁻16 वर्ड्स को स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जितनी इसकी लेंथ है जितने इसके नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उतनी ही इसकी लेंथ होती है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकता है ये। तो 32 बिट रजिस्टर्स कैन प्रोसेस डाटा ट्वाइस फास्टर या लार्जर देन, एक तो ये बड़ा होता है ऑब्वियसली, 32 16 से बड़ा होगा, लेकिन 32 बहुत तेज़ी से काम करता है एज कंपेयर टू 16 बिट। आपने देखा होगा अगर आप कंप्यूटर लाते हो 16 बिट का या 32 बिट का, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत तेज़ी से काम करता है, यानी इतना लैग नहीं होता है ये वाला कंप्यूटर जो 32 वाला होता है एज़ कंप्यूटर 16 की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर 32 से ज़्यादा कोई होगा तो ऑब्वियसली वो 32 से ज़्यादा ही काम कर लेगा। अगर इन दोनों की कंपैरिजन की बात कर लें तो 32 एक तो बड़ा होगा लेंथ में, ठीक है ना, यानी बहुत प्रोसेस या डाटा स्टोर कर लेगा एज कंप्यूटर 16, ठीक है ना। और ऊपर से एक तो लार्ज होगा, बड़ा होगा, एंड फास्टर वर्क करेगा। जितना मतलब अगर एक इंस्ट्रक्शंस को या एक प्रोग्राम को ये काम करने में 2 सेकंड लेगा, ये 1 ही सेकंड लेता है, ठीक है ना, फास्टर होता है ये। मोर स्टोरेज फास्टर इफ मोर बिट नंबर, अगर बिट नंबर ज़्यादा होगा तो स्टोरेज ज़्यादा होगी और तेज़ी से काम करने लगेगा ये। अब फंक्शंस क्या है इस रजिस्टर्स के, पहले हम इसको जान लेते हैं। फंक्शंस इसके हैं फैचिंग, ये आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कौन से फंक्शंस है रजिस्टर्स के। 5 तरीके के फंक्शंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कितने लिखा रहा हूँ? 3 ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ बुक्स 3 देते हैं, कुछ 5 देते हैं, पहले मैं 3 लिख लेता हूँ। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ठीक है ना। लेकिन कुछ बुक्स कोड भी देते हैं एंड अपडेट, यानी कुछ चेंजेस अगर करने होंगे, एक तो कोड एंड अपडेट, ठीक है ना। ये फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट होता क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। फैच मतलब आप जब यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शंस देता है या कोई भी मतलब हमसे पूछता है, कोई भी कमांड देता है या कोई भी डाटा हमसे दे देता है, ठीक है ना। इसने कुछ दे दिया, यूज़र ने, मैंने कुछ दे दिया सपोज कर लो, तो ये मतलब इस सीपीयू तक कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? रजिस्टर्स ही तो पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ बसेस, ठीक है ना। बसेस क्या है आगे जाके पढ़ेंगे हम, लेकिन इतना याद रख लीजिए, ये पहले डाटा को ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसको डिकोड कर लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ये तो पहले हम जो देते हैं वो बिना मतलब के या मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। फिर उस इन्फॉर्मेशन को मतलब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के दौरान क्या है होता है, इनटू ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट, फिर हम आउटपुट में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यही मतलब इसी मतलब डाटा को जो बिना मतलब के जो आपको समझ में ना आए या मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कौन कन्वर्ट कर लेता है? रजिस्टर्स कन्वर्ट कर, उसको क्या कहते हैं हम? डिकोड, यानी डिकोड कर लेना, किसी भी कोड को तोड़ना, ठीक है ना, डिकोड कर लेना। ये सारा किस में होता है? सीपीयू में। सीपीयू के किस में? रजिस्टर्स में। आई होप कि आपको मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि प्रोसेसिंग में होता है क्या है कि डाटा को कन्वर्ट करते हैं हम इनटू इंस्ट्रक्शंस। डाटा मतलब यानी ये मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन होती है जिसका मतलब ही नहीं होता है, आपको समझ ही नहीं होता है, तो फिर इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो वो कौन कर लेता है एक्चुअल में? डिकोड, यानी रजिस्टर्स कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डिकोड। उसके बाद एग्जीक्यूट, ऑब्वियसली डिस्प्ले पे जो आपको दिखेगा वो एग्जीक्यूट, मतलब वहाँ तक पहुँचाने का काम किस है? वो भी रजिस्टर्स का है। मतलब पहले हमसे ले लेता है, उसके बाद उस पर काम कर लेता है, उसके बाद देता है रजिस्टर्स, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज़ के क्या हैं? आल्सो नोन एज सीपीयूज वर्किंग मेमोरी, सीपीयू की वर्किंग मेमोरी है ये, ठीक है ना। सीपीयू जब किसी डाटा पे काम कर लेता है तो उस डाटा को किसी थोड़ी देर के लिए सेव रखने के लिए किसका सहारा ले लेता है? ये किसकी मदद ले लेता है? ये
रजिस्टर्स की, उसके बाद स्टोरेज मेमोरी में जाती है, जैसे प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, वो तो हमारा अलग टॉपिक है। हाई स्पीड स्टोरेज एरिया बट लीस्ट स्टोरेज, मतलब हाई स्पीड स्टोरेज एरिया, आप मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जब ये कोई चीज़ स्टोर कर लेता है तो जल्दी स्टोर कर लेता है ये, ठीक है ना, बहुत जल्दी ये स्टोर कर लेता है, लेकिन स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है ना। रैम से भी ज़्यादा स्पीड स्टोरेज है इसकी, ठीक है ना, रैम से भी ज़्यादा स्पीड स्टोरेज किसकी है, रजिस्टर्स की, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लेकिन लीस्ट स्टोरेज मतलब ये 5 GB 6 GB 7 GB, मतलब इतना बड़ा डाटा ये कलेक्ट नहीं कर सकता है स्टोर, बस ये थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी के लिए हमने रखा था ये, ठीक है ना, कुछ डाटा सेव कर लेता है ये। नॉट रेफरेंसड बाय एड्रेस बट डायरेक्टली एस एक्सेस, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है, बस अब इतना याद रख लीजिए, ये किसी एड्रेस पे, अगर आप सपोज कर लो, अगर किसी डाटा को मतलब ये जब हम डाटा दे देते हैं तो ये अगर डाटा को क्या करेगा, फैच करेगा, अगर एक डाटा को फैच करेगा, ठीक है ना, तो ये पहले किसी एड्रेस पे नहीं होता है, मतलब ये उस किसी अपने एड्रेस पे नहीं होता है। मान लो इसका अगर कोई एड्रेस होगा तो ये फिर जब हम यहाँ से कोई डाटा देंगे तो यहाँ से फिर वो उठेगा, ये उस अपने एड्रेस से उठेगा, फिर उसके बाद हमारे डाटा के पास पहुँच जाएगा, उसके बाद उसको ले लेगा, फिर पहुँचा देगा। नहीं, इसका कोई एड्रेस नहीं, बिल्कुल जैसे ही हम डाटा देते वहीं पे एक्सेस होता है, वहीं पे पैदा होता है, समझ लो इतना ही, ठीक है ना। याद रखने के लिए ये वहीं पे होता है, वहीं से एक्सेस कर लेता है ये। स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग वेरियस डिफरेंट रजिस्टर्स, दोज आर। एक तो स्टोर डाटा कर लेता है, इंस्ट्रक्शंस, एड्रेस स्टोर कर लेता है ये, ठीक है ना, एड्रेस भी ये स्टोर कर लेता है, ये जान लो, एड्रेस भी ये स्टोर कर लेता है। एड्रेस मतलब किसी का ठिकाना, मतलब कौन कहाँ पे रहता है, यानी किसी की जगह कहाँ पे है, वो भी इसी में स्टोर होती है, या ना, ठीक है ना। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है ना, मान लो आपने 5 + 9 किया, ठीक है ना, वो हो गए 14। इस 14 मान लो अब हमें इसके बाद और बहुत सारे कैलकुलेशन कर लिए इस 14 के साथ, मान लो अगर मुझे इसका ऐड करना होगा कुछ और या माइनस करना होगा, तो फिलहाल के लिए टेम्पोरेरी बेसिस के लिए इस 14 को कौन स्टोर करेगा, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इस वाले रिजल्ट्स जो इसका जो रिजल्ट है 14, अब इसका और ऐड करना है, इसको कौन स्टोर कर लेगा, ये भी स्टोर कर लेता है रजिस्टर, इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग के यूजिंग वेरियस डिफरेंट रजिस्टर्स। इसके लिए बहुत सारे रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर लेता है। वो वाले रजिस्टर्स कौन से हैं, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मैंने आपको पहले ही बताया रजिस्टर्स में बहुत सारे मेमोरीज हैं, MAR, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस, ठीक है ना। तो चलिए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये क्या करता है, होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो डाटा का एड्रेस है, ठीक है ना, डाटा का एड्रेस जो है उसको ये स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, डाटा का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर लेता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर्स, ये इनपुट डिवाइस, मान लो अगर आपके कंप्यूटर में जो डिवाइस है, आपके कंप्यूटर डिवाइस में जो इनपुट या आउटपुट किसी भी चीज़ का डिवाइस है, उनके एड्रेसेस को कौन सेव कर लेता है, ये कौन सेव करता है, उसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर्स। एक तो ये डाटा के एड्रेसेस को स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, डाटा के एड्रेसेस को ये स्टोर कर लेता है। मान लो आपने, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं एक रैंडम सी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आपका हो गया डाटा, आपने यहाँ से डाटा दे दिया, ठीक है ना। ये डाटा जब आपने अपने कीबोर्ड पे डाटा दे दिया, ठीक है ना, अपने कीबोर्ड पे आपने डाटा दे दिया, ये डाटा कंप्यूटर के किसी एरिया में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना, उसके बाद ये फैच करेगा, ठीक है ना। पहले आप फिलहाल इतना जान लीजिए, जब हम यहाँ से डाटा दे देते हैं, ठीक है ना, तो इसको एड्रेस, मतलब इसका एड्रेस कहाँ है, रजिस्टर्स का अपना एड्रेस तो है ही नहीं, मतलब ये हर जगह घूमता है, इतना याद रख लो, ये CPU में हर जगह घूमता है, ठीक है ना। बस आप इतना याद रखिए दिमाग में, एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखने के लिए, ये CPU में हर जगह घूमता है, लेकिन इनका तो अपना कोई ना कोई ठिकाना है। तो इस जब हम यहाँ से डाटा देते हैं तो इसको पता होती है, रजिस्टर्स को, कि इसको पता होती है
कि इसका एड्रेस कहाँ है। किसको पता होती है? MAR वाले। कौन से रजिस्टर्स को? MAR वाले रजिस्टर्स को पता होती है कि जो डाटा यहाँ से यूज़र दे देता है, एक आदमी जब यहाँ से डाटा दे देता है, तो जो रजिस्टर्स का MAR वाला रजिस्टर है, इसको पता होती है इस डाटा का एड्रेस कहाँ है। ये उसी एड्रेस को स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, उसी एड्रेस को ये अपने अंदर ले लेता है, ठीक है ना। ये कहता है MAR, ये इतना एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये MAR जो है बिल्कुल एक डब्बे की तरह होता है, इतना याद रखिए। मान लो एक डब्बा है, ठीक है ना, इसमें हमने एड्रेस नाम लिखा, मैंने बताया कि ये एड्रेस है, ये जगह मैं किसके लिए खाली कर रहा हूँ? डाटा के लिए। जब भी कोई डाटा आएगा वो इसी में सेव होगा, ठीक है ना। और दूसरा डब्बा मैंने रख लिया, मैंने सोचा कि जब कोई दूसरा चीज़ आएगा, मान लो जब ये एड्रेस उसके बाद ये डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले के लिए मैं ये वाला एड्रेस रखूँगा, ठीक है ना। बस ऐसे ही मैं काम कर रहा हूँ। तो MAR किस चीज़ को स्टोर कर लेता है? जो डाटा का एड्रेस है, जो डाटा का ठिकाना है, किसको स्टोर कर लेता है? डाटा के ठिकाने को स्टोर कर लेता है। जब भी डाटा आएगा वो किस में चला जाएगा? MAR में चला जाएगा। उसके बाद उस पर काम होगा, उसके बाद रजिस्टर उस पर सीधे मतलब वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सेस करेंगे, ठीक है ना, और प्रोसेसिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। वैसी इनपुट आउटपुट, अब जो अंदर से जो हमारे कंप्यूटर में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनका एड्रेस, यानी उनका एड्रेस कहाँ पे सेव होता है? इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर्स में, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर्स। अब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में अगर आपको डाटा है, ठीक है ना, उसको एक्सचेंज करना होगा, ठीक है ना, उसको एक्सचेंज करने के लिए हमने एक और अलग सा रजिस्टर बनाया। सपोज कर लो एक और अलग सा रजिस्टर हमने बनाया, हमने बताया कि ये बफर के लिए है, यानी अगर कभी एक्सचेंज करना होगा इन दोनों के दरमियान, लेकिन इन दोनों का एक ठिकाना कहाँ पे है? इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में अगर डाटा को एक्सचेंज करना होगा, वो कौन, उसके लिए हमने क्या बनाया? इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, ठीक है ना। अब जो हमारा चौथा है वो है प्रोग्राम काउंटर। इसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। मतलब मैं आपको समझाऊंगा, 5 + 4 + 3, सॉरी 5 + 4, एक सेकंड, -3, 5 + 4 कितने हो गए? 9, ठीक है ना। अब 9 के बाद जो दूसरा हमें कैलकुलेशन करनी है -3, तो इस नेक्स्ट वाले एड्रेस, नेक्स्ट मेमोरी के लिए, नेक्स्ट जो हमारा डाटा है, इसके एड्रेस बचा के रख, पहले से ही इसके लिए एड्रेस रिजर्व करना या सीट रिजर्व करना, वो किसका काम है? प्रोग्राम काउंटर का। यानी ये जो आपका डाटा है उसके एड्रेस को पहले से ही रिजर्व कर लेता है। जो आपका नेक्स्ट वाला एड्रेस होगा या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी होगी, जो भी होगी, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया 5 + 4 -3। अब जो ये जब आपने ये कंप्लीट किया, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मतलब स्टेप होगा, उसको पहले से ही मतलब उसके एड्रेस को पहले से ही सेव कर लेना या स्टोर कर लेना, या वो किसका काम है? पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर की, यानी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। अब जो नेक्स्ट एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शंस का, उसी को स्टोर कर लेना किसका काम है? प्रोग्राम काउंटर का। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया 5 + 4 -3, ये हो गई एक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। 5 + 4 = 9। अब इन दोनों में से रिजल्ट क्या निकला? 9, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं पहुँचना है, हमें इसके बाद -3 करना है। पहले तो ये इसके लिए तो ये रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट हुआ, लेकिन इसके लिए फाइनल रिज़ल्ट तो नहीं हुआ ना। तो जब ये यहाँ से 5 + 4 9 कर लेगा, अब इसको इसके बाद -3 करना है, तो ये जो बीच का रिज़ल्ट है इसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। इन दोनों के लिए तो ये फाइनल रिज़ल्ट हुआ, लेकिन इन तीनों के लिए इंटरमीडिएट रिज़ल्ट है। इसके बाद जब ये -3 करेगा तो फिर दूसरा जो निकलेगा वो फाइनल रिज़ल्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इंटरमीडिएट रिज़ल्ट है। तो इसी को स्टोर करने के लिए, टेम्पोररी स्टोर करने के लिए, जब तक यूज़र -3 करेगा, ठीक है ना, उसको स्टोर करने के लिए किसका काम है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर का। अब जो हमारा 6th पॉइंट है वो है डाटा रजिस्टर। ये टेम्पोरली स्टोर डाटा टेम्पोररी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जो भी अब जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो भी डाटा आता है जाता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया, ये मैंने कहा इन दोनों का एड्रेस, इनपुट आउट इन डिवाइसेस का एड्रेस किसके पास होता है?
एड्रेस रजिस्टर के पास। लेकिन इन दो डिवाइस के दरमियान जो डाटा आता है जाता है वो डाटा किस में स्टोर रहता है, डाटा रजिस्टर में। Index register hold as number that can be added or subtracted from the address portion of a computer instructions to form effective address used for modifying address during a run of program। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ इंडेक्स रजिस्टर का काम है क्या है। मैं आपको ये फ्लो में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने जा रहा है। यहाँ आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ आपको इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है कि इंडेक्स रजिस्टर होते क्या है, ये कैसा होता है, इसकी लेंथ क्या है, वो क्या है, बस हम उतना ही जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ठीक है ना। यहाँ पे जान लीजिए इंडेक्स रजिस्टर अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि इंडेक्स रजिस्टर ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो मॉडिफाई करता है एड्रेस को, ठीक है ना। सपोज़ कर लो आपने लिख लिया 5 + 9, नहीं ये वाली एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे MAR, जब मैं लिख रहा हूँ अपने लैपटॉप पे मैंने लिखा MAR स्टोरेज एड्रेस टॉप डाटा बट MBR स्टोरेज होल डाटा। सपोज़ कर लो मुझे गलत हो गया है, ठीक है ना, मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती की है, एक सेकंड। सपोज़ कर लो यहाँ पे मैंने लिखने में गलती की है, MAR के बजाय मैंने लिखा है NAR, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इस वाले एड्रेस को मतलब मॉडिफाई करना, मतलब इसको मैं पहले ये क्या कहते हैं इसको डिलीट कर लूँगा। तो जो भी मैं एड्रेस दे रहा हूँ उनको मॉडिफाई करना हो, ठीक है ना, अगर उनको मॉडिफाई करना हो, कोई भी एड्रेस मैंने दे दिया, अब मैं सोच रहा हूँ आफ्टर एग्जीक्यूशन मैंने सोचा यानी रन के दौरान जब मेरा प्रोग्राम चलता है तो मैंने उसी दौरान सोचा कि मैं इसको इस एड्रेस जो मैंने दिया उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जिस एड्रेस में ये MAR मैंने या NAR दिया है उस एड्रेस को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि इसमें दूसरा एड्रेस, इसमें दूसरा डाटा चला जाए। तो इस एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए कौन से रजिस्टर्स का यूज़ होता है, इंडेक्स रजिस्टर्स, ठीक है ना। अब जो हमारा है पॉइंट नंबर 8 वो है मेमोरी बफर रजिस्टर्स। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया वो क्या करता है, डाटा का एड्रेस स्टोर कर लेता है, डाटा का ठिकाना स्टोर कर लेता है। बट MBR मेमोरी बफर रजिस्टर स्टोर्स होल डाटा, ये सारे डाटा को स्टोर कर लेता है, डाटा को, न कि एड्रेस को। MAR एड्रेस कर लेता है डाटा का, लेकिन ये पूरा डाटा ही अपने अंदर समा लेता है, ठीक है ना। अब जो हमारा नाइन्थ पॉइंट है वो है स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स। हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है रजिस्टर्स में बिल्कुल एक ब्लॉक्स की तरह होती है, ब्लॉक्स ऐसे, ठीक है ना, 1 2 3 4। मान लो अगर आपके पास 7 बिट का है, 7 बिट का कोई रजिस्टर है, ठीक है ना, मतलब 2 मैंने 8 बिट का, सॉरी 8 बिट का है, 2⁻³ मैंने आपको बताया, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2⁻³ हो गए 8, यानी यहाँ पे एक एड्रेस होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो स्टैक का मतलब क्या है, यही ब्लॉक, स्टैक का मतलब है ब्लॉक, यानी जो एड्रेस हमारा है वो एक बिल्कुल किताब की तरह है, ब्लॉक की तरह होता है, ठीक है ना। इसी स्टैक को या इसी मेमोरी ब्लॉक को, पूरे मेमोरी ब्लॉक को कंट्रोल कौन कर लेता है, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स। इसका साइज कितना है, 2 to 4 बाइट्स। अब जो हमारे हैं बसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे बस है, ये यहाँ पे बस है, ये वाली यहाँ पे बस है, ठीक है ना। अब इनका काम क्या है, बसेस का काम क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले हो गई हमारी एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, इनको कहते हैं हम सिस्टम बस। एक तो हमारे पास होती है इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस को हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस, याद रख लीजिए। एक्सटर्नल बस में क्या आता है, जैसे USB केबल, ठीक है ना, USB केबल, ये मैं आपको लास्ट में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। याद रख लीजिए इंटरनल बस है जिसको हम कहते हैं सिस्टम बस। इसमें कितने बसेस होते हैं, एक तो होता है एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस ये बस होता क्या है, मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे MAR है, ये यहाँ पे सपोज कर लो ये यहाँ पे MAR वाला पोर्शन है, ये वाली रजिस्टर। अब यहाँ पे कोई दूसरा आउटपुट का एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एड्रेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए, या
CPU में जितने भी रजिस्टर्स है वो अपना काम कर लेते हैं। मान लो ये CPU है, ठीक है ना। इस वाले एड्रेस CPU के जो इनपुट आउटपुट का एड्रेस है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए डाटा कैसे जाएगा? ओबियसली विद द हेल्प ऑफ वायर्स। इनको इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो मदरबोर्ड में, आप देख सकते हो कितने वायर्स लगे होते हैं अंदर से, जो बिल्कुल उसी बोर्ड में फिट हुए होते हैं, ठीक है ना। या अपना घर में आप अपने रेडियो को खोल लीजिए, उसमें आप देख लीजिए बिल्कुल एक कार्डबोर्ड की तरह होता है वो, कार्डबोर्ड की तरह उसमें ऐसे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ लगे होते हैं, और छोटे छोटे वायर्स भी होते हैं ऐसे, ठीक है ना। उन्हीं को हम कहते हैं बसेस, यानी जो एड्रेसेस को ट्रैवल करवा लेते हैं, ठीक है ना। सिंपली कैरीज द एड्रेस और हाउ मनी एड्रेसेस आर प्रेजेंट, ठीक है ना। जैसे समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे हो गया ये, ठीक है ना। ये हमारा बिट है, मैंने आपको बताया 2⁻³ यानी 1 2 3। सपोज कर लो यहाँ पे आपने कोई डाटा दिया है, यहाँ पे आपने कोई डाटा, आपका डाटा यहाँ पे स्टोर है ना। आपकी बिट है 8 बिट है आपकी, मतलब 2⁻³। इसमें कितने स्लॉट्स होंगे? 8 स्लॉट्स होंगे 2⁻³, ठीक है ना। 2 2 4 4 8 8, ठीक है ना। 8 स्लॉट्स में होंगे, 8 ब्लॉक्स होंगे, ये हो गए सपोज कर लो 8 ब्लॉक्स। तो आपका डाटा ये चौथे वाले में प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब आपका जो डाटा है, सपोज कर लो आपका डाटा ये है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टार, इसका नाम है ये। आपका जो स्टार का जो एड्रेस है, स्टार का जो ठिकाना है वो कहाँ पे है? 4th मतलब जो आपकी ये ब्लॉक है उसी पे है, जो मेमोरी की 4th ब्लॉक है उसी में है स्टार वाला एड्रेस प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब जब एड्रेस बस क्या करेगा, ये सीधे इसी एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है ना। यानी ये इस एड्रेस को वहीं पे फैच कर लेगा। मैं दोबारा बना देता हूँ ये, ठीक है ना। ये सिंपली इसी एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है ना। और उसको मतलब वहाँ से मतलब ट्रैवल करवा लेगा, ठीक है ना। सिंपल आप याद रख लीजिए, एड्रेस बस वो बस है जो किसको स्टोर कर लेती है या कैरी किसको कर लेती है? एड्रेस को। अब जो डाटा ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल मतलब CPU से सीधा कहाँ चला जाएगा? मॉनिटर पे, ठीक है ना। मॉनिटर पे, पेरिफेरल डिवाइसेस पे चला जाएगा। पेरिफेरल डिवाइसेस से अगर आप चाहते हो कि ये वापस आ जाए तो वापस नहीं आएगा ये, ठीक है ना। मतलब ये एक ही काम कर लेता है, यहाँ से इसको मतलब यहाँ से एक, यहाँ इस डेस्टिनेशन से इस वाले तक पहुँचना है, लेकिन यहाँ से ट्रैवल नहीं करेगा ये। अब जो डाटा बस है ये क्या करता है? ये डाटा को कैरी कर लेता है, यानी कितना डाटा आपके पास मौजूद है उसी को कैरी कर लेता है। सिंपल आप याद रख लीजिए, डाटा को कैरी कर लेता है, ये एड्रेस को स्टोर कर लेता है, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। कंट्रोल बस जो है हमारी वो कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल कर लेती है एंड टाइमिंग सिग्नल्स को कंट्रोल कर लेती है। मतलब आप काम कर लेते हो प्रोसेसिंग के दौरान जो भी कंट्रोल होता है, ठीक है ना। आप जो कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया वो सारा कंट्रोल कर लेता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बसेस। मतलब जो वो कंट्रोल कर लेता है सारे हर एक चीज़ पे वो कंट्रोल कर लेता है। समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट आपका यहाँ ये है, ये इस वाले को भी कंट्रोल कर लेता है, इस वाले को भी कंट्रोल कर लेता है, इस वाले को भी, इस वाले को भी। तो ये कैसे कंट्रोल कर लेता है इन चारों को? विद द हेल्प ऑफ ये जो मैंने एरो बनाए, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बसेस। ये कंट्रोल बसेस क्या होते हैं? सिंपल मान लो एक वायर्स होते हैं, ठीक है ना, इतना, या इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बसेस ये कंट्रोल कर लेता है इनको। तो चलिए, आई थिंक इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब जब हमारा अगला टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम अबाउट स्टोरेज, ठीक है ना। यहाँ से तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इनपुट तो मैंने पढ़ाया, CPU भी हो गया, अब है हमारा स्टोरेज। तो स्टोरेज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे MS नॉलेज अबाउट MS वर्ड। तो हमारे पास क्या बचता है, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाता हूँ कि अब जो हमारा MS नॉलेज, ठीक है ना, आपने
यहाँ पे देख लीजिए, उसमें MS एक्सेल, MS डॉक, ठीक है ना, MS वर्ड या पावर पॉइंट या PDF हो गई, या ठीक है ना, या इंटरनेट हो गया, ये सारा चीज़ मतलब इसमें हो सकता है कि ये वाला पार्ट 3 वीडियोस में डिवाइड हो, ठीक है ना। एक तो हमारा ये टॉपिक बचता है, तो उसके बाद हमारा बचता है वायरसेस एंड एंटीवायरसेस एंड एब्रीवेशंस, ठीक है ना। एब्रीवेशंस उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा जो ये पूरा सिलेबस होगा ये कंप्लीट होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाएगा या कोई भी मतलब टॉपिक हमसे छूट जाएगा तो वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।